आज इंडिया अपना 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम ओशन के थ्रू करता है। क्रूड ऑयल हो, कोल हो या सेमीकंडक्टर चिप्स, इंडिया की क्रिटिकल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट मैरीटाइम यानी कि सी ट्रेड के थ्रू ही पूरी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसके लिए ज़्यादातर फॉरेन शिप्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। हर साल हम लगभग 6 लाख करोड़ फॉरेन शिपिंग कंपनीज को देते हैं सिर्फ अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। और अगर कुछ नहीं बदला तो 2047 तक ये बिल बढ़ता ही जाएगा। मतलब हम दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग नेशंस में से एक बन रहे हैं, लेकिन अपना ट्रेड अपने ही बनाई शिप्स पे नहीं कर पा रहे हैं। बट हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेके काफ़ी सीरियस है। एक मैसिव 70,000 करोड़ पैकेज अनाउंस हुआ है इंडिया के शिप बिल्डिंग सेक्टर को रिवाइव करने के लिए। क्या ये एक मारुति मोमेंट है? क्योंकि जैसे 1980s में मारुति ने सुजुकी के साथ मिलकर इंडिया में एक पूरी ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी, जहाँ सिर्फ कार्स नहीं बनी बल्कि एक पूरा ऑटो इकोसिस्टम खड़ा हुआ। साथ ही इसके कई स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस भी रहेंगे। सोच के देखो, अगर हम अपने शिप्स खुद बनाएंगे, अपने पोर्ट्स से चलाएंगे, तो सिर्फ ट्रेड पे कंट्रोल नहीं मिलेगा बल्कि इंडिया एक बार फिर नेवल पावर बनने की राह पे होगा। और इन्वेस्टर्स के लिए ये बन सकता है नेक्स्ट बिग मैन्युफैक्चरिंग थीम आफ्टर डिफेंस और रेलवेज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम समझेंगे क्यों शिप बिल्डिंग अब सरकार के लिए नेक्स्ट बिग फोकस बन गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कौन से इंडियन शिपयार्ड्स इस वेव से सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं इनसाइड द 70,000 करोड़ पैकेज। इंडिया का शिप बिल्डिंग रिवाइवल कोई आसान काम नहीं है, और इसलिए ये 70,000 करोड़ का पैकेज एक टिपिकल सब्सिडी या इंसेंटिव स्कीम भी नहीं है। ये एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल ब्लूप्रिंट है जिसका एम है ग्लोबल शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम को इंडिया में रेप्लिकेट करना। चलिए मैं आपके लिए इसका ब्रेक डाउन करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की। इस फंड का यूज होगा इंडियन शिपयार्ड्स को मॉडर्नाइज करने में। नए ड्राई डॉक्स, ऑटोमेशन लाइंस, हैवी क्रेन्स और रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जाएगा ताकि भारत की शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज एनुअली तक एक्सपैंड किया जा सके। साथ ही शिप बिल्डिंग असिस्टेंस स्कीम 2.0 के थ्रू सरकार शिप बिल्डर्स को डायरेक्ट सपोर्ट देगी, सब्सिडीज, क्रेडिट गारंटीज और वर्किंग कैपिटल रिलीफ के फॉर्म में। ऐसा ही कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट साउथ कोरिया को भी मिला था, जिसकी वजह से Hyundai हेवी और सैमसंग हेवी जैसी कंपनी स्केल कर सकी। प्लस शायद सबसे इम्पैक्टफुल रिफॉर्म है शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलना। और जब किसी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलता है तो उसके लिए फाइनेंसिंग का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाता है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी लेंडिंग के अंडर ले सकते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट्स कम, लोन टेन्योर लंबा और रीपेमेंट टर्म्स फ्लेक्सिबल। और जैसे ही ये फाइनेंसिंग कॉस्ट नीचे आती है, इंडियन यार्ड्स अपने ग्लोबल राइवल्स कोरिया और जापान के साथ प्राइस कंपटीशन में आ सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया अभी टॉप 15 में भी नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज इंडियन गवर्नमेंट ने कोरिया और जापान के टॉप शिप बिल्डर्स Hyundai, सैमसंग हेवी, मित्सुबिशी के साथ जेवी डिस्कशंस इनिशिएट किए हैं। टारगेट सिंपल है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडिया में लाना, लोकल सप्लायर्स और एंसिलरीज क्रिएट करना और डोमेस्टिक डिमांड को स्केल करना। जैसे मारुति ने ऑटो एंसिलरीज के थ्रू एक पूरा सप्लाई चेन बिल्ड किया था, वैसे ही ये शिप बिल्डिंग पैकेज मल्टीपल टियर 2 सप्लायर्स और मरीन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए नए बिजनेस एवेन्यूज ओपन करेगा। अब टाइमिंग देखो, कोरिया और जापान के शिपयार्ड्स ऑलरेडी 2028-29 तक बुक्ड हैं। चाइना अपने मिलिट्री और कमर्शियल शिप ऑर्डर्स दोनों से ओवर एक्सटेंडेड है। मतलब ग्लोबल बायर्स अब नए रिलायबल डेस्टिनेशंस ढूंढ रहे हैं। यहाँ इंडिया का विंडो खुल रहा है, और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी भी है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा, कोविड के बाद सप्लाई चेन्स कोलैप्स हुए, रेड सी और रशिया यूक्रेन वॉर ने शिपिंग रूट्स डिसरप्ट कर दिए और ऑयल प्राइसेस के साथ फ्रेट रेट्स स्काई रॉकेट कर गए। तब एक नई रियलिटी सामने आई। अगर आप अपना सामान खुद मूव नहीं कर सकते तो आपकी इकोनॉमी किसी और की मर्सी पे है। वो कहते हैं ना, इफ यू कांट मूव योर गुड्स योर इकोनॉमी इज हॉस्टेज। इस 70,000 करोड़ पुश का एसेंस यही है, मैरीटाइम इंडिपेंडेंस। और इन्वेस्टर्स के लिए कोचीन शिपयार्ड, माजागांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स दैट इज GRSE जैसे PSUs अब उनके रडार पे होंगे। आइए जानते हैं इन कंपनीज को थोड़ा और बारीकी से। द बेनिफिशियरीज ऑफ शिप बिल्डिंग बूम। सबसे पहले हम इंडिया के मैरीटाइम पावर की बैकबोन की बात करते हैं।
250-year-old माज़ागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड भारत का लार्जेस्ट वॉरशिप एंड सबमरीन बिल्डर है। मुंबई के डॉकयार्ड रोड से चालू हुआ ये शिपयार्ड आज एक नवरत्न डिफेंस PSU है और आज तक उन्होंने 800 प्लस वेसल्स और 30 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स डिलीवर किए हैं। डिस्ट्रॉयर्स, स्टेल्थ फ्रिगेट्स और सबमरीन सब कुछ मेड इन इंडिया। अब नंबर्स की बात करें तो FY25 में माज़डॉक का रेवेन्यू 11,432 करोड़ अप 21% ईयर ऑन ईयर और पैट 2,325 करोड़ रहा विद हेल्दी 17% ऑपरेटिंग मार्जिन्स। एज ऑफ 31 मार्च 2025 कंपनी के पास 32,260 करोड़ की ऑर्डर बुक है। साथ ही उनका 4,000 करोड़ का केपेक्स एग्जीक्यूट होने जा रहा है, जिसे माज़डॉक 10 वॉरशिप्स और 11 सबमरीन साइमल्टेनियसली बिल्ड कर सकेगा। वैल्यूएशन की ओर देखें तो FY25 रेवेन्यू 11,432 करोड़ वर्सेस ऑर्डर बुक 32,260 करोड़, यानी कि 2.8x कवरेज। करंटली ये 52 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, जो ऑप्टिकली हाई है गिवन दी ग्रोथ गाइडेंस। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है माज़डॉक का नेक्स्ट डेकेड सिर्फ नेवी कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ThyssenKrupp के साथ उनका P75 पार्टनरशिप इंडिया को एशिया का सबमरीन एक्सपोर्ट हब बना सकता है। मतलब डिफेंस के साथ कमर्शियल और ग्लोबल कोलैबोरेशन का भी अगला ग्रोथ चैप्टर लिखा जा रहा है और इसलिए मार्केट उन्हें एक प्रीमियम भी दे रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की। कंपनी ने पिछले 2 साल में 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन्स कंप्लीट किए हैं, एक 310 मीटर ड्राई डॉक और एक इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी। दोनों अब फुली ऑपरेशनल है और हाल ही में उन्होंने HD कोरिया के साथ भी पार्टनर किया है अपनी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। मैनेजमेंट के हिसाब से ये दोनों प्रोजेक्ट्स हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए गेम चेंजर्स हैं, क्योंकि अब कोचिन Suezmax और कैपसाइज जैसे लार्ज वेसल्स बिल्ड और रिपेयर कर सकता है। ऑर्डर बुक की बात करें तो जून एंड तक CSL के पास 21,100 करोड़ का बैकलॉग था और पाइपलाइन लगभग 2.85 लाख करोड़, जिसमें 2.2 लाख करोड़ डिफेंस और 65,000 करोड़ कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज में है। वैल्यूएशन लेंस से देखें तो TTM या ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस पर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 4,800 करोड़ और ऑर्डर बुक 21,100 करोड़, मतलब ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू रेशियो अराउंड 4.4 बनता है, यानी कि क्लियर विजिबिलिटी है फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। करंटली ये स्टॉक अराउंड 55 to 57 टाइम्स PE पर ट्रेड कर रहा है, जो शायद स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट पुश, हाई रिपेयर मार्जिन्स और अपकमिंग कोरियन टाई अप से सपोर्टेड है। अगर हम इंडिया के ईस्टर्न डिफेंस कॉरिडोर की बात करें तो एक नाम डेकेड से अपनी लेगेसी लिख रहा है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE। कोलकाता बेस्ड ये PSU अब सिर्फ एक शिपयार्ड नहीं, एक टेक्नोलॉजी लेड डिफेंस इनोवेशन हब बन गया है। यहाँ पर नेवल फ्रिगेट्स, सर्वे वेसल्स, रिसर्च शिप्स और ग्रीन फेरीज तक सब कुछ मेड इन इंडिया स्केल पे बन रहा है। FY25 GRSE के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग साल रहा। कंपनी ने 5,076 करोड़ का टॉप लाइन क्रॉस किया, पहली बार 5,000 करोड़ मार्क ब्रीच किया और पैट भी 527 करोड़ पे पहुंचा। कंपनी ने इस साल मल्टीपल फर्स्ट अचीव किए। इंडियन नेवी के लिए फर्स्ट P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट डिलीवर किया, जो GRSE का सबसे बड़ा और मोस्ट एडवांस्ड प्लेटफॉर्म था। अब बात करते हैं ऑर्डर बुक की। जून 2025 तक GRSE का टोटल ऑर्डर बुक 21,700 करोड़ था, कवरिंग 10 प्रोजेक्ट्स एंड 40 मरीन प्लेटफॉर्म्स। और पाइपलाइन, कंपनी ने कंफर्म किया है कि नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन नेवी के साथ चल रहा है, जो साइन होने पर GRSE के ऑर्डर बुक को मल्टी ईयर बूस्ट देगा। मैनेजमेंट गाइडेंस सिंपल है, FY26 में मोमेंटम सस्टेन करना। कंपनी एक्सपेंशन पे भी काफ़ी अग्रेसिव है। शिप बिल्डिंग कैपेसिटी 2024 में 24 प्लेटफॉर्म्स थी और अब 2025 में 28 हो चुकी है और 26 तक 32 शिप्स तक बढ़ने का प्लान है। वैल्यूएशन लेंस से देखें तो FY25 रेवेन्यू 5,076 करोड़ और ऑर्डर बुक 21,700 करोड़, मतलब ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू रेशियो इज अराउंड 4.3 टाइम्स, गिविंग 4 to 5 years of revenue visibility. Similar to the other two shipyards, ये भी currently 50 to 52 PE पे ट्रेड कर रहा है। रिस्क, चैलेंजेस एंड द टेक अवे। अब इतनी बड़ी स्टोरी सुनने के बाद एक नेचुरल सवाल बनता है, क्या ये शिप बिल्डिंग रैली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थीम बन सकती है? जवाब है, पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लेकिन इस ओशन में कुछ अंडरकरेंट्स भी हैं जिनके बारे में इन्वेस्टर को अवेयर रहना ज़रूरी है। सबसे पहला चैलेंज है एग्जीक्यूशन रिस्क। शिप बिल्डिंग एक लॉन्ग गेस्टेशन बिजनेस है।
एक बड़ी कमर्शियल या वॉरशिप को बनने में काफ़ी साल लगते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज़, और हर माइलस्टोन में डिज़ाइन ट्वीक्स, ऑडिट्स और कॉस्ट रिविजन्स होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक डिस्ट्रॉयर या सबमरीन को बनाने में 5 से 6 साल लग जाते हैं अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अब अगर ऑर्डर कन्वर्जन डिले होता है, जैसे P-75 सबमरीन्स या नेक्स्ट जेन कॉर्वेट प्रोजेक्ट्स में, तो रेवेन्यू रिकग्निशन भी स्लाइड कर जाता है। इसलिए टाइमलाइन स्लिपेजेस यहाँ सबसे पहला रेड फ्लैग है। दूसरा, रिस्क मार्जिन वॉलेटिलिटी। ये सेक्टर रॉ मटेरियल और सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट के लिए हाईली सेंसिटिव है। अगर स्टील प्राइसेस और मैन पावर आउटसोर्सिंग कॉस्ट अचानक से बढ़ जाते हैं तो इन शिप बिल्डिंग कंपनीज के मार्जिन्स में शॉर्ट टाइम प्रेशर डलता है, और जनरली ये प्रोजेक्ट्स मोस्टली फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो अगर इनपुट कॉस्ट ऊपर गई मार्जिन्स कंप्रेस हो सकते हैं। तीसरा, पॉलिसी डिपेंडेंस। ये पूरा शिप बिल्डिंग रिवाइवल सरकारी कैपिटल पुश और आत्मनिर्भर भारत प्रोक्योरमेंट पाइपलाइन पे टिका हुआ है। पॉलिसी डिलेज, डिफेंस बजट रीएलोकेशन या एक्सपोर्ट अप्रूवल्स में लगने वाला टाइम सेंटीमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। और फाइनली वैल्यूएशन रिस्क। कोचिन, माज़गांव और GRSE तीनों ही 50 to 55 PE रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब ऑप्टिमिज्म ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। लेकिन फिर भी अगर आप एक पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो ये स्टोरी सिर्फ 1-2 साल की नहीं, एक मल्टी डेकेड मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का स्टार्ट हो सकती है। बिकॉज इंडिया के लिए अब ओशन सिर्फ ट्रेड रूट नहीं रहे, ये नेक्स्ट इंडस्ट्रियल फ्रंटियर बन रहे हैं। आपको क्या लगता है? लेट अस नो इन द कमेंट्स। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.